नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ होमवर्क सीरीज़ के माध्यम से प्रत्येक दिन ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है यहाँ का हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पे पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ के आपको इस ग्रुप डिस्कशन को सुनना रहता है, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो जैसा कि ग्रुप का नियम है कि लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है इस डिस्कशन के पश्चात। तो कल का जो क्वेश्चन था, जीटी रोड का मौर्य शासन काल में क्या नाम था? जीटी रोड का मौर्य शासन काल में क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरापथ। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि यहाँ सबसे तेज जवाब देने वाले साथियों का नाम दिया जाता है, तो पहले स्थान पे जो जवाब आया है सुरभि जी का जवाब आया है, और दूसरे स्थान पे राकेश यादव जी का जवाब आया है, और तीसरे स्थान पे महादेव जी का जवाब आया है। तो इन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे ग्रुप डिस्कशन से लास्ट तक बने रहते हैं और जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर देने का प्रयास कमेंट माध्यम से भरपूर करते हैं। तो आज की जो होमवर्क सीरीज़ है आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, वाडा की 2024 टेस्टिंग फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन किस देश ने किया है? यह भारत के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? भारत के द्वारा। और वाडा कौन सा संगठन हो जाएगा? एंटी डोपिंग संस्था हो जाएगी, जो डोपिंग पे कार्रवाई करती है। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही न्यूयॉर्क घोषणा का संबंध किससे हो जाएगा? न्यूयॉर्क घोषणा का यह फिलिस्तीन शांति पूर्वक हो जाएगा। किससे हो जाएगा न्यूयॉर्क घोषणा का संबंध? फिलिस्तीन शांति से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में लिवरपूल विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 किलो वर्ग में किसके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है? यह जैस्मीन मिनाली हुइया के द्वारा जीता गया। जैस्मीन मिनाली हुइया के द्वारा। बताइएगा, राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मुक्केबाजी संघ के अजय सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अजय सिंह। और राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे अभी वर्तमान में? संजय सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राष्ट्रीय मुक्केबाजी के अजय सिंह एवं राष्ट्रीय कुश्ती के हो जाएंगे संजय सिंह हो जाएंगे। हाल ही में दुनिया का मखाना उत्पादन देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है मखाना उत्पादन में? भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बताइएगा, हाल ही में सुशीला कार्की ने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? या नेपाल की हो जाएंगे। सुशीला कार्की कहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगी? नेपाल की हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2025 को किस तिथि को मनाया गया है? यह 14 सितंबर को मनाया गया। किस राष्ट्रीय विश्व 10 जनवरी को है, लेकिन राष्ट्रीय हम पूछ रहे थे आपसे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2025 में किस तिथि को मनाया गया है? 14 सितंबर को मनाया गया। बताइएगा, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का 29वां सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है? यह ओमान का मिला है। कहाँ का मिला है? ओमान का मिला है। बताइएगा, हाल ही में बैराबी सेरांग रेल लिंक से किसे पहला रेलवे संपर्क मिला है? यह आइजोल को मिला। हाल ही में बैराबी सेरांग रेल लिंक से किसे पहला रेल संपर्क मिला है? आइजोल को मिला है। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही जीवनी बिलीवर्स डिलोमा का संबंध किससे हो जाएगा? एबीवीपी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? एबीवीपी से। और सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा रेलवे स्टेशन बना था? रांगपो रेलवे स्टेशन। रांगपो रेलवे स्टेशन जो है ना, सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बना था। और बताइएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के अदवा विजय स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? यह इथियोपिया में की है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के अदवा विजय स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? इथियोपिया में की है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में आरबीआई ने किसकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? यह भूपेन हजारिका। किसकी जन्म शताब्दी पर उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? भूपेन हजारिका हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ भारत की सबसे तेज ट्रेन का खिताब किसने हासिल किया है? नमो भारत ने हासिल किया है। किसने भारत किया है? नमो भारत ने। बताइएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2025 जो है वह किस तिथि को मनाया गया है? यह 18 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया गया? यह 18 दिसंबर को मनाया गया है। बताइएगा, महिला हॉकी एशिया कप 2025 का जो है उपविजेता कौन सी टीम थी? यह अपना भारत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। विजेता
चाइना है। बताइएगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 15 सितंबर को मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया गया? 15 सितंबर को मनाया गया है। बताइएगा हाल ही में इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के 93 साल के इतिहास में पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? साईं जादव हो जाएंगी। कौन हो जाएगी? साईं जादव हो जाएंगी। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ में किया है? यह अहमदाबाद में किया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भारत के सबसे बड़े वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद में हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट DSC A20 को कहां में कमीशन किया है? यह केरल में किया है। DSC A20 को कहां कमीशन किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा? केरल में किया है। नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में किस राज्य के हॉर्नबिल महोत्सव को सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान अवार्ड मिला है? यह नागालैंड से संबंधित हो जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। बताइएगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ में किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ में किया है? यह कोलकाता में किया है। कहाँ किया है? कोलकाता में किया। बताइएगा हाल ही में दिग्गंत राम बंजी सुतार कौन थे? यह मूर्तिकार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मूर्तिकार हो जाएंगे। इनका वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बताइएगा वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में होगा? यह पाकिस्तान की मेजबानी में होगा। और राम सुतार के द्वारा कौन सी प्रसिद्ध मूर्ति बनाई गई है? स्टेचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। कौन सी बनाई गई थी? स्टेचू ऑफ यूनिटी का मूर्तिकार हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में महिला वर्ग में FIDE ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 जो है वह किसके द्वारा जीता गया है? यह वैशाली रमेश के द्वारा जीता गया। हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में महिला वर्ग में FIDE ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? वैशाली रमेश के द्वारा जीता गया। और FIDE रैंकिंग किस खेल में दी जाती है? शतरंज में दी जाती है। FIDE रैंकिंग किस में दी जाती है? शतरंज में दी जाती है। बताइएगा हाल ही में हांसी जो है किस राज्य का 23वां जिला बन गया है? हांसी यह हरियाणा का हो जाएगा। हांसी किस राज्य का 23वां जिला बना है? हरियाणा का। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? नायाब सिंह सैनी हो जाएंगे। और हरियाणा की राजधानी कहाँ हो जाएगी? चंडीगढ़ हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? चंडीगढ़। और बताइएगा एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल किस संविधान संशोधन के तहत निर्मित होने की प्रावधान किया गया था? 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। बताइएगा हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया है? यह भूतापीय ऊर्जा पे किया है। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस ऊर्जा पर पहली बार राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया है? भूतापीय ऊर्जा पे किया। और भूतापीय ऊर्जा कैसी ऊर्जा हो जाएगी? नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगी। बताए पेट्रोलियम नवीकरणीय या अनवीकरणीय? अनवीकरणीय हो जाएगी। सौर ऊर्जा क्या हो जाएगी? नवीकरणीय या सभी सौर ऊर्जा नवीकरणीय हो जाएगी। बताइएगा हाल ही में टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है GS दिल्ली एक्सेस के द्वारा जीता गया है। GS दिल्ली एक्सेस के द्वारा टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब जीता गया है। बताइएगा हाल ही में सीएट क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यह ब्रायन लारा को किया गया। किन्हें किया गया है? ब्रायन लारा को किया गया है। बताइएगा हाल फिलहाल में ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय कौन बन गए? महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। और महेंद्र सिंह धोनी जो है IPL में किस टीम से खेलते हैं? चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं। सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आज की जो करंट अफेयर्स की सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त हो गई है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य महेश बंडवाल द्वारा रचित कॉस्मॉस पब्लिकेशन का जो NCERT सारभूत तत्व दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा मानव शरीर की कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? यह श्वेत रक्त कणिकाएं करती है। WBC जो है मानव शरीर की संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। बताइएगा किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? O निगेटिव हो जाएगा। O निगेटिव सबको देता है, AB पॉजिटिव सबसे लेता है। बताइएगा
म- कौन सी चीज मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन हो जाएगा? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। बताइएगा, पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में सामान्य जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं व्यक्ति, उनके रक्त की मात्रा से अधिक मात्रा होती है या कम होती है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। बताइएगा, वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब क्या होता है? सामान्यतः उच्च होता है। वृद्ध व्यक्ति का सामान्यतः रक्तदाब जो होता है वो उच्च होता है। बताइएगा, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना से कितना का मध्य होता है? 7.35 से लेके 7.45 के मध्य होता है। और पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा की गई थी? सोरेनसन महाशय के द्वारा 1909 में की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, रक्त समूहों के खोजकर्ता कौन थे? कार्ल लैंडस्टनर जो हो जाएंगे वो रक्त समूह के खोजकर्ता हो जाएंगे। बताइएगा, आरएच कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? यह बंदर से संबंधित हो जाएगा। आरएच कारक का नाम किस जंतु से संबंधित हो जाएगा? बंदर से संबंधित हो जाएगा। क्या बोलना चाह रहे थे? बताइएगा, श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर की प्रतिरक्षा करना होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर की प्रतिरक्षा करना होता है। बताइएगा, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? यह कैल्शियम की होती है। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की होती है। और बताइएगा, मानव शरीर के अंग में कट फट जाने पर रक्त को थक्का जमने में कौन सहायता करता है? प्लेटलेट्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कटने पे, हाँ, प्लेटलेट्स होगा। बाह्य त्वचा में कटफट के लिए प्लेटलेट्स पहले जमने के लिए कार्य करता है। और विटामिन कहेगा तो के। सही जवाब है। विटामिन कहेगा तो के हो जाएगा। बताइएगा, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग को नष्ट कर देती है? लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट हो जाती है? यह पलिहा में नष्ट हो जाती है। कहाँ नष्ट हो जाती है? पलिहा में। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। बताइए, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना से कितना mm? 120/80 mmHg हो जाएगा। और बताइएगा, 120 इसमें क्या हो जाएगा? सिस्टोलिक। और 80 क्या हो जाएगा? डायस्टोलिक हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है? तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा। रक्त कैसा उत्तक हो जाएगा? तरल संयोजी उत्तक रक्त हो जाएगा। बताइएगा, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो उसकी संतान में रक्त वर्ग कौन सा वर्ग होगा? ए और ओ दोनों हो सकता है। ए अथवा ओ भी हो सकता है। बताइएगा, रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षा प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? या लिम्फोसाइट्स के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? लिम्फोसाइट्स के कारण प्रतिरक्षी प्रोटीन्स रुधिर प्लाज्मा में निर्मित होते हैं। बताइएगा, दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। बताइएगा, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम या अथवा रक्त कैंसर इसको कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। बताइएगा, मनुष्य के शरीर में रक्त का दबाव जो होता है वायुमंडल के दाब से अधिक होता है या कम होता है? अधिक होता है। और बताइएगा, साबुन या अपमार्जक के जो हम बुलबुले उड़ाते हैं उसका भीतरी दाब जो होता है वायुमंडल के दाब से अधिक होता है या कम होता है? अधिक होता है। कम होता है तो वो फूट जाता है। बताइएगा, कौन सा हार्मोन है जिसका मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना है? इंसुलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंसुलिन हो जाएगा। जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना हो जाएगा। बताए, रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? mg प्रति डेसीलीटर हो जाएगा। mg प्रति डेसीलीटर में रक्त में ग्लूकोज के स्तर को व्यक्त किया जाता है। बताइएगा, जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ जो होता है उत्तरदायी होता है? एंजाइम हो जाएंगे। जैविक प्रक्रिया को तेज करने के लिए कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? एंजाइम हो जाएगा। बताइएगा, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजिन को मिलाने पर क्या होता है? फाइब्रिन हो जाएगा। थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन को मिलाने से फाइब्रिन हो जाएगा निर्मित। बताइएगा, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में बनती है। और प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? लगभग 90% हो जाएगा। प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? लगभग 90% हो जाएगा। बताइए, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने में किस तत्व की भूमिका? या पोटेशियम हो जाएगी। कौन हो जाएगी? पोटेशियम। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने में किस तत्व की भूमिका होती है? पोटेशियम की होती है। बताइएगा,
एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है एक धड़कन या हृदय गति की आवृत्ति में। बताइएगा रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के कारण, एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा होता है रक्त दाब का नियंत्रण। बताइएगा मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। और यह किसके द्वारा संभव हो पाता है? किडनी अर्थात वृक्क के द्वारा होता है। वृक्क की कार्यात्मक और नेफ्रॉन हो जाएगी, कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हृदय के संकुचन में धमनी की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को क्या कहा जाता है? रुधिर दाब कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कहा जाता है। हृदय के संकुचन में धमनी की दीवार पर पड़ने वाले दाब को क्या कहा जाता है? रुधिर दाब अर्थात ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो बायो आप लोग के मध्य दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का ही जो इकोनॉमिक्स दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली मात्रात्मक परिवर्तन क्या कहलाती है? आर्थिक समृद्धि कहलाती है। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली मात्रात्मक परिवर्तन क्या कहलाती है? आर्थिक समृद्धि कहलाती है। बताइए प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? यह आर्थिक समृद्धि दर्शाती है। क्या दर्शाती है? आर्थिक समृद्धि दर्शाती है। प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि। बताइएगा यदि किसी देश में पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को माना जाता है। किसको माना जाता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड माना जाता है। बताइएगा भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की थी? 2006-07 में। और कितने प्रतिशत प्राप्त की थी? 9.6% प्राप्त की थी। कितनी प्रतिशत प्राप्त की थी? 9.6। बताइए भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है? भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है? पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूंजी उत्पाद का अनुपात अधिक है जिसके कारण यहाँ समृद्धि दर कम है। बताइएगा आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास किस प्रकार की अवधारणा है? वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगी। आर्थिक समृद्धि जो हो जाएगी वो वस्तुनिष्ठ एवं आर्थिक विकास जो हो जाएगा वह व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा। बताइएगा आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक क्या होते हैं? मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन हो जाएगा। क्या सब हो जाएगा? आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। बताइएगा आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही थी? 2006-07 में ही रही थी। कब रही थी? 2006-07 में। बताइएगा किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर जो है सबसे कम रही थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में रही थी। कब रही थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में 66 हो जाएगा। 66 हाँ। बताइएगा सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आर्थिक विकास दर कहलाती है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आर्थिक विकास दर कहलाती है। बताइए जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? यह मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा किया गया था जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन। बताइएगा आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रतिपादन किन्होंने किया था? आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रतिपादन किसने किया था? पीपीपी का जीआर कैसेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जीआर कैसेल के द्वारा किया गया था। बताइएगा अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को किस प्रकार की पूंजी माना जाता है? मानवीय पूंजी माना जाता है। क्या माना जाता है? मानवीय पूंजी माना जाता है। बताइएगा किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 में मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत किया गया था? किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 से मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत किया जाता है?
यह यूएनडीपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। मानव विकास सूचकांक में वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान है? 130वां स्थान हो जाएगा। क्या स्थान हो जाएगा? 130वां स्थान हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान 131 हो जाएगा। और खुशहाली में 118 हो जाएगा। खुशहाली में 118 हो जाएगा। और आपका शांति में 115 हो जाएगा। और भुखमरी में क्या हो जाएगा? 102वां स्थान हो जाएगा। बताइएगा। प्रेस में 151 है। 151 हो जाएगा प्रेस में। नहीं, पुनः 156 पे आने वाला है। फिर आने वाला हाँ, 156 पे आने वाला चल जाएगा। है। बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? यूएनडीपी या महबूबुल हक के द्वारा किया गया था? संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? महबूबुल हक के द्वारा किया गया था। बताइएगा, मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? जीवन शैली हो जाएगा, शैक्षिक स्तर हो जाएगा, और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। क्या सब हो जाएगा? जीवन शैली, शैक्षिक स्तर, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। बताइएगा, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में किस देश का प्रथम स्थान था? मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में किस देश का 21-22 में स्विट्जरलैंड हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। तो साथियों, कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो भी आप लोगों के मध्य होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में एनसीईआरटी क्लास 9-10 से संबंधित द एग्जाम पोर्टल का जो भी है वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। बताइए, विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ में ड्रिल किया गया था? या पेनिसिल्वेनिया में किया गया था। कहाँ किया गया था? पेंसिल्वेनिया में किया गया था। बताइएगा, भारत में सबसे पहले 1867 में तेल का पता किस स्थान पे लगाया था? माकुम में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? माकुम में। बताइएगा, सबसे पहले कोयले का उपयोग किसके लिए किया गया था? रेल इंजन में किया गया था। सबसे पहले कोयले का प्रयोग कहाँ किया गया था? रेल इंजन में किया गया था। बताइएगा, कितने वर्ष पहले पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्र में घने वन दब जाने से कोयला बना है? 300 मिलियन वर्ष पूर्व हो जाएगा। कब से हो जाएगा? 300 मिलियन वर्ष पूर्व। बताइएगा, कोयला जलने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कोयला जलने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और बताइएगा, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। बताइएगा, कोलतार जो होता है वह कितने पदार्थों का मिश्रण होता है? 3 या 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार कितने पदार्थों का मिश्रण होता है? 200 पदार्थों का मिश्रण होता है कोलतार। चारकोल नहीं बोलते जिसको। बताइएगा, भारी वाहनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? डीजल का प्रयोग किया जाता है। और डीजल की गुणवत्ता किससे प्राप्त किया? C10 से। और पेट्रोल की ऑक्टेन से। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, किस वर्ष तेल का पहला कुआं निर्माण हुआ था? 1859 में किया गया था। कब किया गया था? 1859 में तेल का पहला कुआं निर्मित हुआ था। बताइएगा, प्राकृतिक गैस को किस रूप में भंडारित किया जाता है? CNG। और CNG का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। और इसका यह किस किस का सम्मिश्रण है? मीथेन और प्रोपेन का हो जाएगा। और LPG का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। और इसमें किस किस का सम्मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का हो जाएगा। बताइएगा, पेट्रोलियम तेल और गैस की परत किसके ऊपर बनती है? या जल के ऊपर बनती है। पेट्रोलियम तेल और गैस की परत किसके ऊपर बनती है? जल के ऊपर बनती है। और बताइएगा, यह किस कारण से ऊपर आ जाता है? तेल जो होता है ऊपर जाता है अल्प घनत्व के कारण। जिसका घनत्व कम रहेगा वो ऊपर तैरेगा। बताइएगा, कोयला मुख्य रूप से किसका अपरूप होता है? कार्बन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कार्बन का। बताइए, खाना बनाने के लिए कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? बहुत सारा LPG वगैरह भी हो जाएगा। जलावन का भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शनल जा सकते हैं। बताइएगा, उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कौन से उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं? उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कौन से उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं? या कोक, कोलतार और कोयला गैस प्राप्त किया जाता है। क्या सब प्राप्त किया जाता है? कोक, कोलतार और कोयला गैस प्राप्त किया जाता है। बताइएगा, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रमण द्वारा कोयले परिवर्तन को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनीकरण। बताइएगा, खाना ईंधन के रूप में जिन प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ईंधन के रूप में जिन प्राकृतिक स्रोतों का हम उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं?
पेट्रोलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम कहा जाता है। बताइएगा प्रकृति में पेट्रोलियम निर्माण किस विधि द्वारा होता है? परिष्करण द्वारा होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? परिष्करण के द्वारा होता है। बताइएगा कोयले का दूसरा नाम क्या है? जीवाश्म हो जाएगा। कोयले का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? जीवाश्म हो जाएगा। बताइएगा पैराफिन मोम जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? यह मरहम में, मोमबत्ती में और वैसलीन में किया जाता है। पैराफिन मोम का उपयोग कहाँ किया जाता है? मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन में किया जाता है। बताइएगा घरों व उद्योग में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी का प्रयोग किया जाता है। बताइए विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ पर है? अमेरिका में हो जाएगा। और जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बनता है उसको क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। बताइए भारत के किस शहर, किस राज्य में सबसे पहले 1867 में तेल का पता चला था? असम में चला था। बताइएगा भारत में प्राकृतिक गैस का किस राज्य में पाई जाती है? त्रिपुरा, राजस्थान और महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारत में प्राकृतिक गैस किस राज्य में पाई जाती है? त्रिपुरा, राजस्थान और महाराष्ट्र में। अभी वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शॉ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मानिक शॉ हो जाएंगे। और रिजनाई पचरा जो है वह कहाँ का, जिसको जीआई टैग मिला है, वह किस राज्य का हो जाएगा? त्रिपुरा का ही हो जाएगा, रिगनाई पचरा। बताइएगा बिटुमेन जो है किसके परिष्करण से प्राप्त होता है? बिटुमेन यह पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त होता है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? CO2 उत्पन्न करता है। बताइएगा औषधि, सुगंध और विस्फोटक सामग्री निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? औषधि, सुगंध और विस्फोटक सामग्री निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? कोलतार का प्रयोग किया जाता है। और आजकल सड़कों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? बिटुमेन का ही प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बिटुमेन। बिटुमिनस जो बोल रहे हैं कोयला का क्वालिटी हो जाएगा, कोलतार। बताइएगा पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों या प्रभाजकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। बताइए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? पेट्रो रसायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेट्रो रसायन। बताइएगा प्राकृतिक गैस से प्राप्त किस गैस का उपयोग उर्वरक के उत्पादन हेतु किया जाता है? प्राकृतिक गैस से प्राप्त किस गैस का उपयोग यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है? यह हाइड्रोजन गैस का किया जाता है। और यूरिया में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत रहती है? 46% रहती है नाइट्रोजन। बताइएगा शुष्क धुलाई के लिए विलायक का, किस विलायक का उपयोग किया जाता है? शुष्क धुलाई के लिए या पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है? शुष्क धुलाई के लिए किस विलायक का प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा किसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है? CNG का प्रयोग किया जाता है। बताइए जेट वायुयान के लिए ईंधन, किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? पावर अल्कोहल। बताइएगा विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन का उपयोग किसका किया जाता है? विद्युत जनित्रों, यह डीजल का प्रयोग किया जाता है। बताइए पेंट एवं सड़क निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? कोलतार अर्थात बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों द एग्जाम पोर्टल के माध्यम से भी जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का जो क्विक साइंस है वो प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें बायो आप लोगों के मध्य दिया गया था। बताइएगा फेफड़ा जो है वह कैसा अंग हो जाएगा? उत्सर्जी अंग हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र का भाग हो जाएगा, उत्सर्जी अंग हो जाएगा फेफड़ा। बताइएगा मनुष्य में जो होता है वृक्क वह किस आकृति का होता है? यह सेम के बीज के आकृति का होता है, राजमा की तरह होता है। राजमा की आकृति का होता है। और इसका रंग कैसा होता है? गहरा भूरे लाल रंग का होता है। बताइएगा प्रत्येक वृक्क में लगभग कितने सूक्ष्म लंबी एवं कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है? 10 लाख हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 लाख सूक्ष्म एवं लंबित कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। और इनको क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन ही हो जाएगी, जिसको वृक्काणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृक्काणु कहा जाता है। और इसको वृक्क की क्या कहा जाता है? निस्यंदन इकाई भी कहा जाता है। वृक्क के दो मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? उत्सर्जन और प्रासरण नियम हो जाएगा, नियमन। वृक्क के दो कार्य कौन कौन से हैं? उत्सर्जन और प्रासरण नियमन हो जाएगा। बताइएगा वृक्क में पथरी किस रसायन के कारण हो जाती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण निर्मित हो जाती है। किसके कारण बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण निर्मित हो जाती है। बताइएगा मूत्र के श्रावण को किस औषधि के द्वारा बढ़ाया जा सकता है?
यह डाययूरेटिक औषधि के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। मूत्र के श्रावण को किस औषधि के द्वारा बढ़ाया जा सकता है? यह डाययूरेटिक औषधि के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। बताइएगा, यूरिया को पानी में घुले मूत्र के रूप में शरीर से बाहर कौन निकालता है? यह वृक्क निकालता है। कौन निकालता है? वृक्क निकालता है। बताइएगा, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? वृक्क के द्वारा ही किया जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। बताइएगा, रक्त का हल्का पीला रंग जो है वह किस वर्णक के कारण होता है? यह यूरोक्रोम के कारण होता है। रक्त का हल्का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। हाँ, मूत्र होगा कि रक्त होगा? मूत्र हो जाएगा। वही ना बोल। मूत्र का हल्का पीला रंग जो है ना वो यूरोक्रोम के कारण होता है। सही बात बोला। रक्त बुला गया। बताइएगा, मूत्र का सामान्य घटक जो होता है वो जल, लवण, यूरिया और यूरिक अम्ल होते हैं। और असामान्य घटक कौन हो जाएंगे मूत्र के? अमोनिया है। कीटोन और एल्ब्यूमिन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कीटोन और एल्ब्यूमिन हो जाएंगे। बताइएगा, शरीर में लवण एवं जल की मात्रा का नियंत्रण किसका एक महत्वपूर्ण कार्य है? किस अंग का एक महत्वपूर्ण कार्य है? यह वृक्क का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? वृक्क का। शरीर में लवण एवं जल की मात्रा का नियंत्रण एक महत्वपूर्ण कार्य किसका हो जाएगा? वृक्क का एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा। बताइएगा, यकृत विशेष एंजाइमों की सहायता से आवश्यकता से अधिक किसको यूरिया में परिवर्तित कर देता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है यकृत एंजाइमों की सहायता से, जो अमोनिया से क्या होता है? कम हानिकारक होता है। अमोनिया से कम हानिकारक यूरिया हो जाएगा। बताइएगा, कौन जो है मृत आरबीसी के हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण पित्त वर्णक का निर्माण करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग मृत आरबीसी के हीमोग्लोबिन से टूटने के कारण पित्त वर्णक का निर्माण करता है? या यकृत ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यकृत ही हो जाएगा। बताइएगा, त्वचा की संवेद ग्रंथियां जो होती है रुधिर से जल, लवण, यूरिया लेकर पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालती है। तो त्वचा कौन सा अंग हो जाएगा? उत्सर्जी अंग का स्वरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्सर्जी अंग का स्वरूप हो जाएगा। और तैलीय ग्रंथियों से स्रावित सीबम भी अनेक उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है। यह किसके द्वारा संभव हो पाता है? त्वचा के द्वारा ही हो पाता है। बताइएगा, श्वसन क्रिया के अंतर्गत श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में रुधिर में घुली CO2 का उत्सर्जन कौन करता है? यह फेफड़े के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? फेफड़े के द्वारा। और यह जलवाष्प का भी उत्सर्जन करता है। बताइएगा, मानव के द्वारा श्वसन के रूप में कितना प्रतिशत जो है ऑक्सीजन लिया जाता है और कितना प्रतिशत छोड़ा जाता है? 21% लिया जाता है और 17% छोड़ता है। और नाइट्रोजन की मात्रा बदलती है या नहीं बदलती है? नाइट्रोजन की मात्रा नहीं बदलती है। बताइएगा, मानव शरीर के सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, संचालन व समन्वय जो है वह किसके द्वारा किया जाता है? यह तंत्रिका तंत्र के द्वारा तथा अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा किया जाता है। बताइएगा, मानव का तंत्रिका तंत्र जो है वह कितने भागों में विभाजित किया गया है? यह 2 भागों में विभाजित किया गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। मानव का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भागों में विभाजित किया गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। बताइएगा, शरीर की विविध क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन कौन करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करता है। शरीर की विविध क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन कौन करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। बताइएगा, हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग कौन सा अंग है? यह मस्तिष्क हो जाएगा। हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग कौन सा अंग है? मस्तिष्क हो जाएगा। और आदेश व नियंत्रण किसके द्वारा कार्य करता है? यह मस्तिष्क के द्वारा ही आदेश एवं नियंत्रण किया जाता है। बताइएगा, शरीर के अनैच्छिक क्रियाएं जैसे तापमान नियंत्रण, संतुलन, भूख प्यास प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य एवं मानव व्यवहार का नियंत्रण कौन करता है? यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही करता है। कौन करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो 2 भागों से मिलकर बना हुआ है, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निर्मित हुआ है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। बताइएगा, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग कितना पाउंड होता है? 1350 से 1400 होता है। कितना पाउंड होता है? 3 पाउंड होता है। कितना होता है? 3 पाउंड। 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है? 453 ग्राम होता है। कितना होता है? 453 ग्राम होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, मानव शरीर का जो मस्तिष्क है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। अग्र मस्तिष्क, मध्य
पश्चिम मस्तिष्क हो जाएगा। बताइएगा अग्र मस्तिष्क का लगभग संपूर्ण मस्तिष्क का कितना भाग होता है? अग्र मस्तिष्क यह 2/3 भाग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/3 भाग में बटा, जिसमें 2/3 भाग होता है अग्र मस्तिष्क, और यह 2 भागों में बटा होता है। एक होता है सेरिब्रम, एक होता है आपका डायेनसेफ्लॉन हो जाएगा। 2 भागों में अग्र मस्तिष्क विभाजित है। इसमें एक हो जाएगा आपका सेरिब्रम और एक हो जाएगा डायेनसेफ्लॉन हो जाएगा। बताइएगा सेरिब्रम जो है वह कैसी आकृति का होता है? यह गोल आकृति का होता है। कैसी आकृति का होता है? सेरिब्रम गोल आकृति का होता है, अर्धगोलाकार होता है। बताइएगा सेरिब्रम में देखने, स्पर्श करने, सूंघने के अलावा अन्य केंद्र होते हैं। यह मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि का भी केंद्र कौन होता है? सेरिब्रम ही होता है। इसके अधिक विकास होने पर मनुष्य अधिक बुद्धिमान होता है, जबकि कम विकास होगा तो कम बुद्धिमान होगा। बताइएगा पिट्यूटरी ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि का कार्य किसके द्वारा जुड़ा होता है? यह डायेनसेफ्लॉन अग्र मस्तिष्क के भाग से जुड़ा होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि और पीनियल कार्य किससे जुड़ा होता है? डायेनसेफ्लॉन से जुड़ा होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है इसका आकार कैसा होता है? मटर के दाने के आकार का होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि का भार कितना होता है? 0.6 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.6 ग्राम। बताए थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो है वो अग्र मस्तिष्क का किसका भाग हो जाएगा? डायेनसेफ्लॉन का ही भाग हो जाएगा। थैलेमस और हाइपोथैलेमस किसका भाग हो जाएगा? डायेनसेफ्लॉन का ही भाग हो जाएगा। बताइएगा डायेनसेफ्लॉन का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? थैलेमस कहलाता है। डायेनसेफ्लॉन का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? थैलेमस। और इसी भाग में पीनियल ग्रंथि जुड़ी होती है। और यहाँ से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावन होता है, जो नींद के लिए उत्तरदायी होता है, मेलाटोनिन। बताइएगा कौन सी ग्रंथि है जो घ्राण संवेदनाओं के अतिरिक्त शरीर के समस्त भागों से सीधे एवं सुषुम्ना के माध्यम से मस्तिष्क के विविध भागों से संवेदी प्रेरणाओं को ग्रहण करती है? या थैलेमस हो जाएगी। कौन हो जाएगी? थैलेमस हो जाएगी। बताइएगा स्मृति, भावुकता एवं बोध ज्ञान किससे संबंधित हो जाएगा? वह थैलेमस से ही संबंधित हो जाएगा। और बताइएगा डायेनसेफ्लॉन का निचला भाग क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। स्मृति, भावुकता और बोध का ज्ञान किसके माध्यम से होता है? थैलेमस के माध्यम से। और बताइएगा भूख, प्यास और तृप्ति जो होती है वह इसका केंद्र कौन हो जाएगा? हाइपोथैलेमस हो जाएगा। शरीर का ताप, रक्तचाप, निद्रा, प्रजनन क्षमता, हृदय की धड़कन आदि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? हाइपोथैलेमस के द्वारा ही नियंत्रित होती है। और मध्य मस्तिष्क कितने भागों का बना होता है? 2 भागों का बना होता है, सेरिब्रल पिंडल और कॉर्पोरल क्वाड्रिजेमिना हो जाएगा। बताइएगा यह सेरिब्रल पिंडल जो होता है वह मध्य मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? यह अग्र भाग होता है और यह फाइबर से निर्मित होता है, अर्थात तंतुओं से बना होता है। सेरिब्रल पिंडल किसका निर्मित होता है? फाइबर अर्थात तंतुओं का निर्मित होता है। बताइएगा मध्य मस्तिष्क का पश्चिम भाग कौन सा भाग होता है? कॉर्पोरल क्वाड्रिजेमिना हो जाएगा। कौन हो जाएगा मध्य मस्तिष्क का पश्चिम भाग? कॉर्पोरेरा क्वाड्रिजेमिना हो जाएगा। बताइएगा मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरिबेलम हो जाएगा। कौन हो जाएगा मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग? सेरिबेलम हो जाएगा। और सबसे बड़ा भाग कौन हो जाएगा मानव मस्तिष्क का? अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। बताइएगा मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग जो होता है मेडुला ऑब्लांगाटा, यह इसका भाग कैसे आकृति का होता है? पीछे से यह त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार का होता है। बताइएगा भोजन को निगलने व उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र कौन होता है? मेडुला ऑब्लांगाटा ही होता है। कौन होता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। और हृदय की स्पंदन दर और श्वसन इत्यादि को कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा ही नियंत्रित करता है। बताइएगा महारंध्र से निकलकर तंत्रिका नाल से होता हुआ अंत तक फैला रहता है। कौन फैला रहता है? मेडुला ऑब्लांगाटा के हो जाएगा। बताइएगा प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य केंद्र कौन होता है? मेरुरज्जु हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य केंद्र कौन होता है? मेरुरज्जु होता है। बताइएगा अनैच्छिक क्रियाओं को कौन संतुलित करता है? मेरुरज्जु ही का कार्य है अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करना। बताइएगा मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती है? 31 जोड़ी हो जाएगी। और कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती है? 12 जोड़ी कपालीय तंत्री होती है मानव शरीर में। कितनी जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती है? 31। और कपालीय कितनी होती है? 12। बताइएगा विभिन्न प्रकार के अनैच्छिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन सी तंत्रिका तंत्र उत्तरदायी होती है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हो जाएगी। कौन हो जाएगी? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र उत्तरदायी होती है। तो साथियों
दृष्टि पब्लिकेशन का जो क्विक साइंस के माध्यम से बायो जो आप लोगों के मध्य दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में जो लुसेंट सीरीज का चल रहा था हिस्ट्री वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा सबसे कम उम्र में फांसी पे चढ़ने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, कौन से क्रांतिकारी हो जाएंगे? सबसे खुदीराम बोस हो जाएंगे। खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था? 1889 में। उनको फांसी पर कब लटका दिया गया था? 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी पे लटका दिया गया था। बताइए खुदीराम बोस जो थे वह किस संस्था के सक्रिय सदस्य थे? यह युगांतर दल के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? युगांतर दल के। बताइए बरिंद्र कुमार घोष जो थे वह किस संस्था के नेता हो जाएंगे? यह युगांतर दल के ही हो जाएंगे। बताइएगा अलीपुर षड्यंत्र जो हुआ था वो कब हुआ था? 1908 में हुआ था अलीपुर षड्यंत्र केस। और अलीपुर अदालत में कितने व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया था? 31 व्यक्तियों को किया गया था। इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार करके अलीपुर अदालत में पेश किया गया था। बताइएगा 19 अगस्त 1908 को 30 आदमियों को सेशन जज के सुपुर्द किया गया था। 7 सितंबर 1908 को 7 और आदमियों को इस मुकदमे में शामिल किया गया। यही मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। इस केस में सरकारी गवाह कौन थे? यह नरेंद्र नाथ गोसाई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नरेंद्र नाथ गोसाई हो जाएंगे। बताइएगा महाराष्ट्र में किस व्यक्ति ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी? वीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। बताइएगा अलीपुर षड्यंत्र केस में 10 वर्ष, 7 वर्ष और 5 वर्ष की सजा सभी व्यक्तियों को दी गई थी। इसमें अरविंदो घोष को क्या कर दिया गया था? छोड़ दिया गया था। क्या किया गया था? अरविंदो घोष को इस केस में छोड़ दिया गया था। तब इन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर कहाँ में अरिविले आश्रम की स्थापना की थी? या पांडिचेरी में हो जाएगी। कहाँ की थी? अरिविले आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? पांडिचेरी में की थी। बताइएगा अभिनव भारत संगठन के कौन से सदस्य थे जो बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे? पीएन वापट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पीएन वापट जो हो जाएंगे वो अभिनव भारत संगठन के सदस्य हो जाएंगे जो बम बनाने की कला सीखने के लिए कहाँ गए थे? पेरिस गए थे। बताइएगा बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म यह 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। और इनके द्वारा मराठा जो पत्रिका थी वह कब प्रकाशित की गई थी? 1881 में की गई थी। कब की गई थी? 1881 में। और मराठा किस भाषा में प्रकाशित की गई थी? अंग्रेजी में। और केसरी किस में की गई थी? मराठी में की गई थी। जो नव जागरण के प्रारंभ हुआ था इस दोनों पत्रों के द्वारा। बताइएगा तिलक ने गणपति उत्सव को कब प्रारंभ किया था मनाने का? 1893 में तिलक के द्वारा गणपति उत्सव मनाने का प्रथा प्रारंभ की गई थी। बताइएगा शिवाजी उत्सव मनाने का कब प्रारंभ किया था तिलक ने? 1895 में प्रारंभ किया गया था। बताइएगा कौन से पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की? 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह का कारावास हुआ। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई थी। यह बीजी तिलक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक। बताइएगा 1908 से 1914 तक सजा काटने के दौरान बीजी तिलक को कहाँ के जेल में 6 वर्ष काटने पड़े थे? मांडले जेल, बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े थे। और इनको सजा सुनाने वाले जज कौन थे? सजा सुनाने वाले जज कौन थे? दावर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दावर हो जाएंगे। बताइएगा चापेकर बंधुओं ने किस प्लेग अधिकारी की हत्या कर दी थी 1897 में? यह रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या कर दी थी 1897 में। प्लेग के समय जातियों को प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं ने किसकी हत्या कर दी थी? प्लेग अधिकारी रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या कर दी थी। बताइएगा महाराष्ट्र के क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किस व्यक्ति ने किया था? या प्रांजपे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? प्रांजपे के द्वारा किया गया था। बताइएगा क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांतिकारी यह श्याम जी कृष्ण वर्मा को कहा जाता है। माता न भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। सही है। माता हो जाएगी भिकाजी रुस्तम कामा। बताइएगा किस व्यक्ति ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी? यह अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की गई थी। बताइएगा न्यू इंडिया नामक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र जो है वह किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? न्यू इंडिया यह बिपिन चंद्र पाल के द्वारा 1906 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी न्यू इंडिया नामक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र 1906 में?
बिपिन चंद्र पाल के द्वारा की गई थी। और इनके द्वारा एक और समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, साप्ताहिक समाचार पत्र वंदे मातरम का भी किया गया था। बताइएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ढाका के नवाब समीउल्लाह के निमंत्रण में सम्मेलन में हुआ था। बताइएगा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय जो है किस सम्मेलन में हुआ था? या ढाका के 1906 सम्मेलन में हुआ था। बताइएगा और इसका मुख्यालय कहाँ निर्मित किया गया था मुस्लिम लीग का? या लखनऊ में किया गया था। कहाँ किया गया था? लखनऊ में किया था। और लीग का संविधान किस वर्ष कराची में बना था? 1907 में बना था। 1907 में कराची में बना था। और 1908 में इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था मुस्लिम लीग का? अमृतसर में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा 1907 में कराची, 1908 में अमृतसर हो जाएगा। 1906 में कहाँ हुआ था? ढाका में। बताइएगा 1908 में अमृतसर की अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी मुस्लिम लीग की? 1908 में अमृतसर में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? सैयद इमाम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सैयद इमाम के द्वारा की गई थी। बताइएगा 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई थी, जिसे किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में भी खोली गई थी और इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सैयद अमीर अली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सैयद अमीर अली के द्वारा किया गया था। बताइएगा कौन सी भारतीय मूल की महिला फ्रांसीसी नागरिक थी जो जर्मनी के स्टुटगार्ट में शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा हो जाएंगी। कौन हो जाएगी? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। बताइएगा मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को कब गोली मारकर हत्या कर दी थी? 1909 में। 1 जुलाई 1909 को। इनको फांसी कब दे दी गई थी मदन लाल ढींगरा को? 16 अगस्त 1909 को दे दी गई थी। 1 जुलाई को ये हत्या किए थे और 16 अगस्त 1909 को इनको फांसी दे दी गई थी। बताइएगा बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? 1911 में किया गया था। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? 1911 में। और बताइएगा लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया था। इसमें इंग्लैंड के सम्राट कौन आए थे? जॉर्ज पंचम आए थे। कौन आए थे? जॉर्ज पंचम आए थे। और बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया था। बिहार एक अलग राज्य बना था जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। और बिहार कब अलग हुआ था बंगाल से? 1912 में अलग हुआ था। इसकी घोषणा 11 में हुई थी और अलग हुआ था 12 में। बताइएगा उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ था? 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था। बताइएगा लॉर्ड मिंटो ने कब राजनीतिक सुधारों के हेतु 4 सदस्यीय कमेटी का गठन A.T. अरुणडेल के नेतृत्व में किया था? यह 1906 में हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1906 में। बताइएगा अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में किस पार्टी की स्थापना की थी? 1913 में गदर पार्टी की थी। किसकी स्थापना की थी? गदर पार्टी की थी। बताइएगा गदर अखबार का पहला अंक 1 नवंबर 1913 को प्रकाशित हुआ था, जो उर्दू भाषा में था। इसमें छपे पहले पृष्ठ पर क्या लिखा होता था? अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। तो साथियों लुसेंट के माध्यम से जो भी हिस्ट्री का दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य इन्वायरमेंटल साइंस प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा यूक्रेन के चार्नोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। 26 अप्रैल 1986 को चार्नोबिल दुर्घटना हुई थी। बताइएगा रेडियोधर्मी प्रदूषण सभी जीवित प्राणियों में आनुवंशिक परिवर्तन ला सकता है या नहीं ला सकता है? ला सकता है। और रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, अनेक प्रकार के कैंसर भी उत्पन्न करता है। बताइएगा नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग जो है प्रायः किसका कारक होता है? नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग यह ऊष्मीय प्रदूषक का कारक होता है। नाभिकीय ऊर्जा किसका कारक होता है? ऊष्मीय प्रदूषक का कारक होता है। और यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करेगा सजीवों में और जीवित प्राणियों में आनुवंशिक परिवर्तन भी ला सकता है। बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध में के समय अमेरिका के द्वारा जापान पर कब परमाणु बम विस्फोट किया गया था? 6 अगस्त एवं 9 अगस्त को। 6 अगस्त को कहाँ किया था? हिरोशिमा पर। और 9 अगस्त को कहाँ किया था? नागासाकी पर। और इन दोनों का परमाणु बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय और फैट मैन। 6 अगस्त को जो गिराया था 1945 को हिरोशिमा पे, उसका लिटिल बॉय, और जो बाद में नागासाकी पे 9 अगस्त को गिराया था वो फैट मैन हो जाएगा।
बताइएगा जापान आ गया। अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन ने कब घोषणा किया था कि यदि अमेरिका पर परमाणु बम से हमला हो तो उसके निकलने वाले नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए सभी नागरिक पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां का सेवन करें। यह 2001 में इसकी घोषणा की थी। कब घोषणा की थी? 2001 में। बताइएगा ओजोन परत समताप मंडल के कौन से हिस्से में पृथ्वी से लगभग कितना दूरी पे स्थित है? 35 किलोमीटर। निचले हिस्से में हो जाएगा 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत हो जाएगा समताप मंडल से। बताइए वायुयान के उड़ने के लिए किस मंडल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? समताप मंडल को ही माना गया है। बताइएगा सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? ओजोन परत करता है। कौन करता है? ओजोन परत करता है। बताइएगा समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? किस रसायन के द्वारा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा विनियमित किया जाता है। बताइएगा ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है और किस मौसम में इसकी मोटाई ज्यादा होती है? गर्मी में या वसंत ऋतु में। गर्मी में सबसे गर्मी में नहीं, वर्षा ऋतु में सबसे कम रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई क्या होती है? ज्यादा होती है और वर्षा ऋतु में यह कम हो जाती है। बताइएगा भारत के किस शहर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक है? लद्दाख यह श्रीनगर में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? श्रीनगर में। और सबसे कम कहाँ हो जाएगी? त्रिवेंद्रम में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? त्रिवेंद्रम। सर्वाधिक ओजोन परत की मोटाई कहाँ हो जाएगी? श्रीनगर में। और सबसे कम कहाँ हो जाएगी? त्रिवेंद्रम में हो जाएगी। बताइएगा ओजोन परत को किस में मापा जाता है? डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। किस में मापा जाता है ओजोन परत को? डॉप्सन इकाई में। और ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जिसको क्या कहा जाता है? फ्रीऑन भी कहा जाता है, जो रेफ्रिजरेटर और AC से निकलता है। ऊपर लगा रहता है। और संपूर्ण पृथ्वी का जो है औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? 14 से 15 डिग्री सेल्सियस। 14 से 15 के मध्य है। बताइएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में। और कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। और इसके अनुसार CFC हेलोन्स एवं अन्य ओजोन रिक्तिक कारक और रसायन जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर क्या लगा दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सन 1980 में ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने किसकी मदद से अंटार्कटिका पर कार्य करते हुए दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन परत के क्षय, जिसमें सामान्य रूप से ओजोन छिद्र कहा जाता है, के बारे में पता लगाया था? टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर हो जाएगा। कौन सा विधि हो जाएगा? टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर हो जाएगा। बताइएगा क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह किससे संबंधित हो जाएगा? यह ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित हो जाएगा और जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से हो जाएगा। तो साथियों लुसेंट के माध्यम से जो भी पारिस्थितिकी विज्ञान का आप लोगों के मध्य दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य लुसेंट फिजिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है इसके अनुसार क्या होता है? ऊर्जा का तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता रहता है। बताइएगा डायनेमो जो है वो किस ऊर्जा का रूपांतरण करती है? यांत्रिक को विद्युत में डायनेमो रूपांतरित करती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ट्यूबलाइट जो है किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ट्यूबलाइट के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। बताइएगा विद्युत सेल जो है, विद्युत सेल वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। बताइएगा संवेग और गतिज ऊर्जा के मध्य जो संबंध है उसके अनुसार सूत्र क्या हो जाएगा? P²/2m हो जाएगा। संवेग और गतिज ऊर्जा में जो संबंध है उसके अनुसार सूत्र क्या हो जाएगा? P²/2m हो जाएगा। और P बराबर क्या होता है? संवेग बराबर mv होता है। P बराबर mv होता है। संवेग बराबर मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। बताइएगा शक्ति की एक अश्व शक्ति जो है वह किसकी इकाई हो जाएगी? यह शक्ति की ही हो जाएगी। और अश्व शक्ति का इकाई किसके द्वारा दिया गया था? अश्व शक्ति इकाई यह जेम्स वाट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जेम्स वाट के द्वारा दिया गया था। बताइएगा एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। कितना होता है? 746। बताइएगा 1 किलो वाट बराबर कितना HP होता है? 1.34 HP हो जाएगा। 1.34 हॉर्स पावर। बताइएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 जूल हो जाएगा। बताइएगा स्थितिज ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है? mgh हो जाएगा, जिसमें g क्या होता है?
गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। बताइएगा काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा का सूत्र बराबर क्या होता है? हाफ mv² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ mv²। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सितार जो है वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है सितार। और मोमबत्ती किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? रासायनिक को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? 6.676 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी खोज किस हेनरी कैवेंडिश कब किए थे? 1788 में किए थे। कब किए थे? 1788 में किए थे। बताइएगा जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है? बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है? बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। और जब नीचे की ओर आती है, किसी लिफ्ट में कोई व्यक्ति नीचे की ओर ट्रेवल करता है तो उसका भार क्या हो जाएगा? घटा हुआ, उसको कम होता हुआ प्रतीत हो जाएगा। मुक्त त्वरण के साथ। हाँ बताइएगा यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और यही क्या कहलाएगा? भारहीनता की स्थिति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भारहीनता की स्थिति कहलाएगी। और बताइएगा स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ध्रुव पे जी ले लड्डू मान लेंगे। तो साथियों लुसेंट के माध्यम से जो फिजिक्स दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइए मान बुकर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बताइएगा सर्वप्रथम किस लेखक को, किस भारतीय मूल के लेखक को मान बुकर पुरस्कार दिया गया था? यह वीएस नायपॉल को दिया गया था। किसको दिया गया था? वीएस नायपॉल को। इनकी कृति कौन सी कृति के लिए दिया गया था? इन अ फ्री स्टेट के लिए दिया गया था। वीएस नायपॉल को किसके लिए दिया गया था? इन अ फ्री स्टेट। और इनको कब मिला था? 1971 में मिला था। और इसके पश्चात सलमान रुश्दी को मिला था। किसके लिए मिला था सलमान रुश्दी को? मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला था 1981 में। और बताइएगा सलमान रुश्दी के जो अभी हाल फिलहाल में पुस्तक पिछले वर्ष प्रकाशित किए थे, विक्ट्री सिटी। कौन सी पुस्तक किए थे? विक्ट्री सिटी। बताइएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय की जो कृति है, या कब इनको इस कृति के लिए कब मान बुकर पुरस्कार दिया गया था? अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए कब मान बुकर पुरस्कार दिया गया था? यह 1997 में दिया गया था। और इनकी अभी हाल फिलहाल में एक पुस्तक आई है मदर मैरी कम्स टू मी। मदर मैरी कम्स टू मी यह अरुंधति राय की ही पुस्तक हो जाएगी। बताइएगा व्हाइट टाइगर जो पुस्तक है इसके लिए मान बुकर पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया था? अरविंद अडिगा को दिया गया था। और कब दिया गया था? 2008 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2008 में। बताइए ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। और बताइएगा पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर। और प्रीतिजर किस क्षेत्र में दिया जाता है? आर्किटेक्ट के क्षेत्र में प्रीतिजर पुरस्कार दिया जाता है। पुलित्जर किस में दिया जाता है? पत्रकारिता में। और पुलित्जर पुरस्कार कब से दिया जाना प्रारंभ किया है? 1917 से दिया जाना प्रारंभ किया गया है। बताइएगा कलिंग पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। और यह कब से दिया जाना प्रारंभ किया गया? कलिंग पुरस्कार 1952 से दिया जाना प्रारंभ किया गया है। बताइएगा भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा सम्मान है? भारत रत्न हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1954 को। और भारत रत्न किस तिथि को दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा? 26 जनवरी को दिया जाता है। और इस बार जो गणतंत्र दिवस जो है इसके मुख्य अतिथि कौन थे? प्रोबो सुबियांतो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति हो जाएंगे प्रोबो सुबियांतो। और वो थे सुकर्णो पहले जो आए थे सर्वप्रथम। बताइएगा हाँ। और जनता पार्टी के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार जो है वह कब बंद कर दिया गया था? 1977 में बंद कर दिया गया था। बताइएगा अभी हाल फिलहाल में 2025 में जो है
कितने व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है? 139 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म। पद्म 119 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार बोल रहे थे। पद्म पुरस्कार कितने व्यक्ति को दिया गया है? 139 व्यक्तियों को। पद्म श्री 119 व्यक्तियों को दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा। 13/7/19। बताइएगा, याद करने के लिए ट्रिक बोल दिया। 13/7/19। बताइएगा, परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कितने रुपए की मासिक भत्ता मिलती है पेंशन के रूप में? 20,000 रुपए की मिलती है। कितनी मिलती है? 20,000 की। और परमवीर चक्र जो है वीरता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, इसी क्षेत्र में दिया जाता है। बताइएगा, महावीर चक्र जो है वह भारत का वीरता के क्रम में कौन सा क्रम हो जाएगा? महावीर चक्र का दूसरा क्रम हो जाएगा। और इसका आकार कैसा होता है? यह गोलाकार होता है, यह पदक, और स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है, गोलाकार का, महावीर चक्र का। बताइएगा, परमवीर चक्र जो है, परमवीर चक्र, इसका चक्र जो होता है वह कितने सेमी व्यास के कांस्य धातु की गोलाकार आकृति में तैयार किया जाता है? यह 3.5 सेमी की आकृति में किया जाता है। तो साथियों, लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो विविध दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स प्रारंभ किया जा रहा है, जो अभी आगामी आप लोग का एग्जाम चल रहा है ग्रुप डी का, उसके लिए बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। बताइएगा, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में कहाँ खेला जाएगा? लॉस एंजलिस अमेरिका में खेला जाएगा। और 35वां कहाँ खेला जाएगा? 35 यह ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 में खेला जाएगा। बताइएगा, 20वां एशियाई खेल जो है वह 2026 में कहाँ खेला जाएगा? 20वां एशियाई खेल यह जापान के आइची एवं नयोगा में खेला जाएगा। बताइएगा, 38वां राष्ट्रीय खेल जो 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। और इसके चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि कौन निर्मित हुए थे? अमित शाह हो जाएगा, और इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। बताइएगा, 39वां राष्ट्रीय खेल जो है वह भारत के किस राज्य में किया जाएगा? यह मेघालय में 2027 में आयोजित किया जाएगा। बताइएगा, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप जो है वह कहाँ आयोजित किया जाएगा 2026 में? 23वां, यह आपका 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप या अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में। बताइएगा, 14वां क्रिकेट विश्व कप जो है 2027 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? 14वां क्रिकेट विश्व कप यह दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया जाएगा। और 15वां कहाँ किया जाएगा? भारत एवं बांग्लादेश में 2031 में। बताइएगा, 10वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? यह पाकिस्तान, यूएई में किया गया था। पाकिस्तान एवं यूएई में किया गया था, जिसमें नहीं बोला था भारत हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और भारत इसमें विजेता रहा था चैंपियंस ट्रॉफी में। और विजेता कौन सी टीम रही थी? न्यूजीलैंड रही थी। बताइएगा, पहला खो खो विश्व कप 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली हो जाए, भारत में हो जाएगा। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो है दिल्ली में, इसके लिए प्रख्यात है। बताइएगा, 17वां पेरिस पैरालंपिक जो है वह कहाँ आयोजित किया गया था? 17वां पेरिस पैरालंपिक यह फ्रांस में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? फ्रांस में। और पैरालंपिक में जो है भारत का कौन सा स्थान था पदक तालिका में? 18वां स्थान हो जाएगा। पैरालंपिक में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा पदक तालिका में? 18वां स्थान हो जाएगा। बताइएगा, इंडियन प्रीमियर लीग का 2025 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 18वां संस्करण आयोजित किया गया था। और फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। और इसका विजेता कौन सी टीम रही थी? आरसीबी 6 रन से। और उपविजेता कौन सी टीम रही थी? पंजाब किंग्स हो जाएगा। और पर्पल कैप किस व्यक्ति को मिला था? 18वें साई सुधर। पर्पल कैप आपका प्रसिद्ध कृष्णा को मिला था। पर्पल कैप बॉलर को मिलता है और ऑरेंज कैप बैट्समैन को मिलता है। और ऑरेंज कैप जो है वह साई सुदर्शन को मिला था। बताइएगा, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो है 18वें संस्करण के आईपीएल में किसको दिया गया था? साई सुदर्शन को दिया गया था। प्लेयर ऑफ द फाइनल कौन रहे थे? कुरनाल पंड्या हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कुरनाल पंड्या। बताइएगा, 18 आईपीएल के 18वें संस्करण में सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले दूसरे व्यक्ति कौन हो जाएंगे? सभी संस्करणों में वैभव सूर्यवंशी हो जाएंगे। सभी संस्करणों में दूसरे हो जाएंगे। हाँ, 37 हो जाएंगे। बताइएगा, 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? भारत में आयोजित किया गया था। और इसका विजेता कौन सी टीम रही थी? ऑस्ट्रेलिया रही थी। और भारत उपविजेता रही थी। सही जवाब हो जाएगा।
बताइएगा केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोजने का निर्णय लिया है? या 2000 हो जाएगा। बताइएगा सुरक्षा यात्री सुविधा एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की गई है? यह राम मोहन नायडू के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? राम मोहन नायडू के द्वारा। बताइएगा MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट कौन बने हैं? MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट कौन बने हैं? सिंथिया बर्नहार्ट हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? सिंथिया बर्नहार्ट। बताइएगा किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरा सामान्य भाषा बनाया है? महाराष्ट्र के द्वारा बनाया गया। बताइए किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थलिनिकी वंदनम योजना शुरू की गई है? यह आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई है। थलिकी वंदनम योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई है? आंध्र प्रदेश के द्वारा। बताइए पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में किसने जीती है? पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता या नीरज चोपड़ा के द्वारा जीती गई है। बताइए स्विस बैंक में भारतीयों का जमा धनराशि कितना गुना बढ़ गया है? यह 3 गुना बढ़ गया है। बताइए विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगों का शुभंकर का अनावरण किसने किया है? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगों और शुभंकर का अनावरण किसने किया है? रेखा गुप्ता के द्वारा किया गया, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हो जाएंगी। बताइएगा किस हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? यह मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। बताइएगा प्लेऑफ की पहली बार मेजबानी बिलीजिंग किंग कप में 2025 में कौन करेगा? यह भारत करेगा। बताइएगा ग्लोबल लिबेलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा शहर बना है? कोपेनहेगन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कोपेनहेगन। बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपए प्रति माह पेंशन की घोषणा की है? यह बिहार राज्य के हो जाएंगे। और 10वीं बार शपथ लिया मुख्यमंत्री के तौर पर श्री नीतीश कुमार के द्वारा। बताइएगा किस राज्य ने 2025-35 को जल विद्युत दशक का घोषित किया है? यह अरुणाचल प्रदेश के द्वारा 2025-35 को जल विद्युत दशक घोषित किया गया है। बताइएगा किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरोहेड का निर्धन हो गया है 22 जून 2025 को? यह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में हो जाएगा। और यह कहाँ हो जाएगा? रणथंभौर राजस्थान में हो जाएगा। बताइएगा अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? यह ईरान में, वियतनाम में किया गया। कहाँ किया गया? वियतनाम में अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन। बताइएगा 23 जून 2025 को किसे दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है? 23 जून 2025 को किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज के द्वारा। कार्लोस अल्काराज किस देश से संबंधित हो जाएंगे? स्पेन से संबंधित हो जाएंगे। जॉनिक सिनर आपके इटली के हो जाएंगे। आपको मेडिसन कीज कहाँ की हो जाएंगी? USA की हो जाएंगी। मेडिसन कीज कहाँ हो जाएंगी? USA की हो जाएंगी। बताइएगा अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर इस प्रारंभ किया। बताइए किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पाद के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? यह भारत के द्वारा की गई है। भारत ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है। और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोजन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था 2025 में? यह नीदरलैंड में किया गया था। कहाँ किया गया था? नीदरलैंड में। बताइएगा किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार NPT संधि से हटने की तैयारी शुरू कर दी है? यह ईरान के द्वारा कर दी गई है। और एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है 2025 में? यह थाईलैंड में किया गया। कहाँ किया गया? थाईलैंड में। और बताइएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? नव्या पहल शुरू की है। कौन सी पहल शुरू की है? नव्या पहल। बताइएगा किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? यह असम के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? असम के द्वारा। और चर्चा में रहा चियोस द्वीप जो है वह किस देश से संबंधित है? यह ग्रीस से संबंधित है। चियोस द्वीप किससे संबंधित है? ग्रीस से। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है 2025 में? यह चीन में हो जाएगा। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त हो गई है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। क्लोनिंग पद जो है वह किससे संबंधित है? क्लोनिंग पद जो है वह किससे संबंधित है? तो
किस विज्ञान से संबंधित है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अधिक संख्या में अवश्य दीजिएगा। और हमारी ये ग्रुप डिस्कशन अच्छी लगती हो तो कमेंट माध्यम से एक प्यारा सा दिल भेजने का प्रयास अवश्य कीजिए। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों एवं ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये डिस्कशन सुनने के बाद पश्चात इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। तो इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।